स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12th 12वीं कक्षा के 2023 के जो बोर्ड का पेपर हुआ था, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। आज हम आने वाले एग्ज़ाम, जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उन्हीं के मद्देनज़र, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम कक्षा 12th का जो 2023 का जो बोर्ड का पेपर है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें और अपने एनालिसिस करें कि आपका किस तरह से प्रिपरेशन चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। देखो, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा की बात करें तो इसमें जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? कलिका, कॉनिडिया, चल बीजाणु या फिर जैम्यूल। तो देखिए, हाइड्रा के अंदर जो अपना जो जनन संरचना क्या होती है, आपकी कलिका होती है, यानी कि मुकुल। कलिका को हम और क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। और आपको पता है, हाइड्रा के अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट के अंदर भी मुकुल या कलिका के द्वारा ही जनन होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। यानी कि कौन सा रोग है जो आपके यौन संचारित रोग नहीं है? तो देखो, सुजाक, सिफिलिस, क्लेमिडियता या कैंसर। तो देखिए, यौन संचारित का मतलब होता है कि यौन संक्रमण, यानी कि अगर कोई किसी के साथ में फिजिकली रिलेशन उस हिसाब से, तो उसकी वजह से किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो रोग फैलता है। तो देखो, सुजाक, सिफिलिस, क्लैमिडिया, ये तीनों के तीनों रोग आपके यौन संचारित हैं। लेकिन कैंसर जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर। अगला सवाल है, चलते हैं। अगला सवाल है आपके, आनुवांशिक कूट को जो मिथियोनिन का कूट लेखन करता है वो कौन सा होगा? यू यू यू, ए यू जी, ए सी जी या ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यू जी। देखिए, ध्यान से सुनना। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि प्राथमिक कूट लेखन कौन करता है, प्राथमिक कोड कौन सा होता है, तो भी आपको ए यू जी याद रखना है। तो ये ध्यान में रखना है। लसीकाब अंग का उदाहरण। देखो, लसीकाब दो प्रकार के आपने अंग पढ़े होंगे, प्राथमिक लसीकाब और सेकेंडरी लसीकाब अंग पढ़े होंगे। तो थाइमस, यकृत, अग्नाशय और आमाशय। तो देखो, यहाँ पर आपको पता है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय आपको पता ही है, और जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। आमाशय जो आपको पता ही है, HCl का स्त्राव करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब बात करें, पीछे रह जाता है आपका थाइमस। देखिए, थाइमस और अस्थि मज्जा, ये बोन मैरो जो होता है और थाइमस जो होता है, ये आपके लसीका ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमस। सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि जिसका उपयोग फर्मेंटेशन के रूप में या फर्मेंटेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो खाद के रूप में, यानी कि खाद उर्वरक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है? ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम नोटेटम, साइनोबैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। आपको पता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध में पाया जाता है। पेनिसिलियम एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। ट्राइकोडर्मा होगा नहीं। पीछे आंसर बचता है आपका साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? आपका सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग फर्मेंटेशन के रूप में या फर्मेंटर के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है कि आपके एंजाइम जो डीएनए खंडों को काटने का काम करता है, तो कौन सा एंजाइम जो होता है जो डीएनए खंडों को तोड़ता है? देखो, डीएनए लाइगेज क्या करता है? खंडों को जोड़ता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। तो ये जो है प्रतिबंधन एंजाइम, ये क्या करता है? आपके डीएनए खंडों को काटने का या तोड़ने का काम करता है। कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदों को नियंत्रित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका कि कौन सा जो जीन प्रोटीन कौन सा यहाँ पर? आपके आई ए बी जो जीन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? मक्का जो मेज होता है उसको नियंत्रित करता है, उसके छेदन की क्रिया को नियंत्रित करता है। सब स्थाने सब स्थाने अ, जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा-सा पेपर जो ये सवाल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि सब स्थान में वन्यजीव अभयारण्य भी आता है, जंतु उद्यान भी आता है और वनस्पति उद्यान भी आता है, तीनों आते हैं। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सब स्थानीय की जगह बाह्य स्थानीय होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये प्रश्न होना चाहिए था कि बाह्य स्थानीय का उदाहरण कौन-सा है? तो अगर बाह्य स्थानीय पूछा होता तो उसका सीधा-सीधा आंसर तो डी हो जाता, यानी कि वन्यजीव सफारी हो जाता।
अब इसने सब स्थानीय पूछा है तो सब स्थानीय ये तीनों हैं, वन्यजीव अभयारण्य भी है, जंतु उद्यान भी है और वनस्पति उद्यान। सब स्थानीय का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव जंतुओं का संरक्षण प्राकृतिक नेचर एरिया में किया जाता है, नेचुरल एरिया में किया जाता है, उसको बोलते हैं सब स्थानीय। तो ये थोड़ा जो प्रश्न है थोड़ा मिसप्रिंट या फिर जो मेरे उस ऑप्शन के हिसाब से तो ये प्रश्न उस हिसाब से हो सकता है आपका बोनस मार्क मिला होगा, लेकिन उस हिसाब से आंसर और प्रश्न गलत है। लेकिन मैंने बता दिया है कि सब स्थानीय कौन-कौन से इसमें वन्यजीव अभयारण्य भी है, जैसे जंतु उद्यान भी है और वनस्पति उद्यान भी है। और तो बाह्य स्थान में पूछा होता तो आपका वन्यजीव सफारी हो जाता। ग्रीन हाउस का मुख्य उदाहरण है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे बात करें, वैसे CO2 भी होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस पे गैस जैसे मेथेन है, तो ये भी है। ऑक्सीजन तो होगी नहीं ग्रीन हाउस गैस, तो आंसर हो जाएगा CO, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारे कि फिल इन द ब्लैंक्स। पुम धूप यानी कि हनी बी कैसा होता है आपका? जो होता है वो होता है अगुणित, अगुणित होता है। और बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। तो 16 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। मधुमेह में उपयोग में आने वाला इंसुलिन जानवरों और जंतुओं को मारकर कहाँ से तैयार किया जाता है? तो ध्यान रखना, मधुमेह जो डायबिटीज रोग होता है उसके वो आपको पता है कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा हार्मोन कौन सा निकलता है? इंसुलिन। तो वो कहाँ से तैयार होता है? तो जो सूअर वगैरह होते हैं उनको मारकर उनके कौन से भाग से निकाला जाता है? अग्नाशय, ध्यान रखना। अग्नाशय से यानी कि पैंक्रियाज, अग्नाशय से निकाला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैव मात्रा के उत्पादन को क्या बोलते हैं? उत्पादकता। जैव मात्रा यानी कि कोई भी अ, बायो जो बायोमास जो होता है उसको उत्पादन, उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पादकता। वर्ष 2022 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था? तो देखो, दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा ही शहर है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग के अंदर क्या हुआ था? आपके समिट हुआ था 2002 का, सॉरी 2002 का ये समिट हुआ था। फिर बात करते हैं आपके बाय निचेसन को परिभाषित कीजिए। देखो, बाय निचेसन होता है और एक होता है अंतर निचेसन। बाय निचेसन की बात होता है, बाय यानी बाहर, यानी कि जब निचेसन मादा के शरीर के बाहर होता है, जब मादा शरीर के बाहर निचेसन होता है, मादा शरीर के जब बाहर निचेसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाय निचेसन बोलते हैं। अंत निचेसन क्या होता है? जो निचेसन मादा शरीर के अंदर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंत निचेसन बोलेंगे। तो मादा शरीर के बाहर जब निचेसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य निचेसन कहते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जिप्ट का पूरा नाम क्या? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिप्ट वाला। जिप्ट पहले भी आया हुआ है, पिछले 2024 के ईयरली एग्जाम में भी, 2024 के ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखो, जिप्ट क्या होता है? जिप्ट का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है जायगोट, याद रखना, जायगोट। जेड का मतलब होता है जायगोट। आई का मतलब होता है इंट्रा, आई का मतलब होता है इंट्रा। एफ का मतलब होता है फैलोपियन, एफ का मतलब होता है फैलोपियन। और टी का मतलब होता है ट्रांसफर। तो ये पूरा का पूरा जो नाम है वो आपको पूरा याद रखना है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट। ये पिछली बार के द्वारा परीक्षा में पूछा गया एक सवाल है 2024 के, तो इस बार भी आने के चांस हो सकते हैं, या इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगला सवाल है, जीनोटाइप कैपिटल और स्मॉल वाई वाले बीजाणु का फिनोटाइप क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर अगर हम क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर, तो देखो जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, अगर हम यहाँ पर क्रॉस करवाते तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई बनेगा। उस कंडीशन में देखो, दो एक एक एक, एक आपके कैपिटल आर को दर्शा रहा है, एक कैपिटल वाई को दर्शा रहा है। उस कंडीशन फिनोटाइप रेशियो के हिसाब से अगर F2PD की बात करें तो यहाँ पर F2PD की बात करें तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपके कैसे प्राप्त होगा? इसमें आपके उस कंडीशन में कैपिटल और इसका अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो वहाँ पर आपका अगर बात करें तो आपने पढ़ा है ना, F2PD के अंदर आपने पढ़ा होगा F1PD में जो इसका फिनोटाइप रेशियो वैसे 3:1 होता है, लेकिन F2PD में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:3:1। लेकिन वो तब होता है जब यहाँ पर कितने गुण लक्षण लिए होते हैं? 2 लक्षण लिए होते हैं। यहाँ पर इसके कंडीशन में इस प्रकार से आपका फिनोटाइप बनेगा। परजीवी जंतु, गोल और पीला। देखो, गोल और पीला, देखो कैपिटल राउंड गोल दे रखा है और यहाँ पर स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई यहाँ पर कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अगर कैपिटल वाई होता तो यहाँ पर पीला हो जाता। परजीवी जंतु का मतलब होता है ट्रांसजेनिक, यानी जब किसी जीव के अंदर किसी अन्य जीव के जीन को ट्रांसफर किया जाता है, यानी जीन का ट्रांसफर, जीनों का ट्रांसफर, या किसी एक जीव में दूसरे जीव के अंदर जीवनों का ट्रांसफर किया जाता है, तो उससे जो
मॉडिफाई जो जीव होता है, यानी कि जब उस किसी जीव में किसी दूसरे जीव के ट्रांस जीनों को डाल दिया जाता है तो उससे वो जीव मॉडिफाई होता है, उसमें वो कैरेक्टर आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, जिसको हम परजीवी जंतु बोलते हैं। एडिनोसिन डियामिनेज पता ही है, एडिनोसिन डियामिनेज जो आपके पाया जाता है। एडिनोसिन डियामिनेज की बात करें तो जो एटीपी अणु होता है उस कंडीशन के अंदर और अपने पारजीवी जंतुओं के अंदर ट्रांसजेनिक जीनों की एनिमल की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम की काफ़ी ज़रूरत होती है उस कंडीशन में। फिर बात करते हैं अगले सवाल की। न्यूक्लियोसाइड के घटक देखो, न्यूक्लियोसाइड की और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसके क्या घटक होते हैं? एक तो होता है आपका अपने नाइट्रोजन सारक, नाइट्रोजन सारक, नाइट्रोजन सारक होता है। एक आपके होता है इसके अंदर पेंटोज शर्करा, क्या होती है? पेंटोज शर्करा होती है। एक होता है आपका फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट मिला हुआ हो, देखो नाइट्रोजन सारक के साथ में पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट तीनों हो तो उसको तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है आपके? एक तो नाइट्रोजन सारक और उसके साथ में पेंटोज शर्करा होती है। जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन सारक दोनों जो होते हैं, दोनों जब जुड़े होते हैं उस कंडीशन में किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड पूछा जाता न्यूक्लियोटाइड तो उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? नाइट्रोजन सारक होगा और पेंटोज शर्करा होगी। ध्रुवीय पर समुद्र में पाए जाने वाले सील में पाए जाने वाले एक अनुकूलन, देखिए ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले अनुकूलन, अनुकूलन यानी कि उसमें क्या होती है, जीवों के शरीर के बीच में वसा युक्त परत पाई जाती है। वसा युक्त परत पाई जाती है जो क्या करती है, उनको ठंड से बचाती है और जो कैसी होती है, ऊष्मारोधी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी कि वन का उन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई। वनोन्मूलन यानी होता है कि वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। वन धीरे धीरे जितने कटेंगे उतने घटते जाएंगे, वनों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या घटती जाएगी। तो वनोन्मूलन के कारण बहुत सारे हैं। चारागाह, चारे के लिए जमीन को, वनों को काटना, कृषि के लिए वनों को काटना, भवन निर्माण करना है, सड़क निर्माण कर। अगला सवाल है स्त्री जनन तंत्र के तीन भागों के नाम व कार्य लिखिए। तो देखिए स्त्री जनन तंत्र के तीन भाग की बात करें तो जिसके अंदर आपका अंडाशय आता है। अंडाशय जो आता है प्राथमिक जनन भाग होता है फीमेल में। अंडाशय आता है आपके, अंडवाहिनी आती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके अलावा आपके गर्भाशय आता है। इसके अलावा आपके वजाइनल पार्ट होता है, योनि वाला भाग होता है। तो ये सारे के सारे आपके स्त्री जनन तंत्र के भाग हैं। कार्य की बात करें तो अंडाशय क्या करता है? अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडवाहिनी क्या करता है? जो उत्पादन जिन अंडाणुओं का किया जाता है उनको फैलोपियन ट्यूब आगे लेकर जाने का काम करती है। यूट्रस गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण परिवर्धन होता है, भ्रूण मेच्योरिटी होती है, भ्रूण की परिपक्वता होती है जो आपके गर्भाशय में होती है। वजाइनल पार्ट जो योनि वाला भाग होता है जिसके थ्रू इंसेमिनेशन किया जाता है, शुक्राणुओं का प्रवेश द्वारा या जिसकी वजह से मैथुन प्रक्रिया करी जाती है। तो वो सारे सारे प्रोसेस जो होते हैं ये सारे के सारे भाग हैं आपके ईश्वर जनन तंत्र के। अपराधारा स्त्रक जनन हार्मोन देखो जैसे कि प्रोलैक्टिन होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। तो ये क्या होते हैं आपके अपराधारा हार्मोन स्रावित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाइए। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, अप्रभावी जनक या प्रभावी जनक के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उससे जो नया जो युग्मक प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में न वो प्रभावी प्रकट कर पाता है, न वो अप्रभावी रूप से प्रकट होता हो पाता है। यानी कि न वो पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, न अप्रभावी होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं या अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम को लक्षणों से ही समझाइए। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब एक्स जैसे कि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो अगर एक्स के साथ में इस एक्स की जब कमी हो जाती है, यानी कि एक्स गुणसूत्र की जब कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की कमी होती है जिसकी वजह से ये लक्षण किस में देखने को मिलते हैं? बेसिकली फीमेल के अंदर, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक्स गुणसूत्र की कमी होगी तो बांझपन आएगा, पुरुष प्रधानता होने, पुरुष युक्त लक्षण प्राप्त शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। अगला सवाल है नियंडरथल मानव की दिमागी क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी नियंत्रण मानव की कितनी होती है? 1400 सीसी होती है, याद रखना है।
1400 सीसी होती है। और जीवन शैली के लक्षण, तो पहले तो क्या करते हैं, ये गुफाओं में रहते हैं, गुफा बना के रहते हैं, पहला लक्षण। दूसरा क्या करते हैं, रीति रिवाज को मानते हैं, धर्मों को, अपने परंपराओं को मानने वाले थे। इसके अलावा अपने जो पूर्वज होते थे उनको वो क्या करते, दफनाते थे, दफनाने का काम करते थे। तो इस प्रकार से ये उस समय के जो मानव थे उनकी ये लक्षण थे। आज वर्तमान में जो मानव है उसका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो ये भी याद रखना, होमो आपके सेपियंस, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, अनुकूली विकिरण क्या होता है। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है कि अनुकूलनता आना, एडेप्टेशन। मान लो कि कोई, जैसे मैं डार्विन फिंच अपने जो मेलोपोग द्वीप के ऊपर डार्विन ने जब यात्रा की थी तो उन्होंने डार्विन फिंचेस देखी थी। तो उन्होंने किस प्रकार से, मान लो कोई जीव किसी एक स्थान से क्षेत्र के दूसरे स्थान में अगर प्रवेश करता है, तो वो अगर उस कंडीशन में उस क्षेत्र की जो भी उस एरिया में जो भी एडिप्टेशन उसके शरीर में जो उस हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उसमें क्या करता है, बदलाव लाता है, और वो अपने उस एरिया के अंदर अपने आप को ढाल देता है। तो जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। और इसके जो इसके बारे में जानकारी दी थी डार्विन ने। उदाहरण की बात करो जैसे डार्विन फिंच, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अंत प्रजनन में क्या होता है, जब एक ही नस्लों के जीवों के बीच में निषेचन होता है। एक ही नस्ल की मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर एक गाय और बैल, तो एक जैसे कि गाय और बैल ये एक ही नस्ल है, तो जब एक ही नस्ल के जीवों के बीच में जनन होता है, निषेचन होता है, जिससे नया जीव तैयार होता है, उत्पन्न होता है, जन्म होता है, उसको बोलते हैं अंत प्रजनन बोलते हैं। तो जैसे गाय है, तो गाय दुधारू होती है। बैल जो हष्टपुष्ट होता है, ताकतवर मजबूत होता है, तो उससे जो अगर नई गाय, इससे बछड़ा तैयार होता है, गाय तैयार होती है, तो वो भी दुधारू। इस प्रकार से उसमें भी बैल के लक्षण होंगे, गायों के लक्षण। तो मतलब जब एक ही नस्ल के जीवों के बीच में जनन करवाया जाता है उसको अंतर्जत प्रजनन बोलते हैं। और जब अलग अलग नस्लों के जीवों के बीच में होता है संकरण, तो उसको बाह्य प्रजनन बोलते हैं। अगला सवाल है, लोबियो आपके बात करते इसकी बात करते हो, इसकी रोग प्रतिरोध फसल का नाम दे रखा है इधर, और एक रोग प्रतिरोध किसमें, कौन सी लोबियो, कौन सी किसकी है, पूसा कोमल की। फूल गोभी आपके पूसा सुब्रा, और मिर्च पूसा सदाबहार। ठीक है। अगला सवाल है आपके, ब्रीवर्स हिस्ट नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव। तो देखो, ब्रीवर्स हिस्ट नाम से सूक्ष्म जीव की बात करें तो वो होता है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ये याद रखना है, ब्रेविस ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जो ब्रेविस ईस्ट जाना जाता है। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी का पूरा नाम। और वो प्रदूषण और जल की, बीओडी और प्रदूषण में क्या संबंध होता है, तो देखो, अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ेगी, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। प्रदूषण बढ़ेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तो भी प्रदूषण बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ेगा तो भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो वो दोनों के अंदर इस प्रकार से संबंध पाया जाता है। इसके अलावा वीडियोलॉग का ये डायग्राम आपको बायोफर जो बुक में दे रखा है वो आपको ध्यान में रखना है। क्लोनिंग की एक विशेषता, तो देखो, क्लोनिंग में क्या जाया जाता है, यानी कि एक से अधिक पीढ़ियों को प्राप्त करना। यानी कि मान लो किसी जीव के किसी लक्षणों को लेकर किसी और जीव में ट्रांसफर किया जाता है, तो जो पहले का जो जीव था उसी के समान नया क्लोन तैयार करना, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। और विशेषता ये होती है कि इससे एक से अधिक पीढ़ियों को उत्पन्न किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर्वप्रथम जो क्लोन किया गया भेड़ कौन थी, डॉली भेड़, तो वो भी क्लोन के थ्रू तैयार की गई थी। अमीबता रोग है, उसका कारक यानी किसकी वजह से रोग होता है, तो ये होता है आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये याद रखना है। जिसकी वजह से क्या होता है, अमीबता रोग होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें पेट दर्द होना, उल्टी होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। और स्रोत किसकी वजह से होता है, तो जल प्रदूषण, अगर खराब पानी यूज़ करते हो, दूषित भोजन यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से ये होते हैं। अगला सवाल है, तापी जीव। देखो, तनुतापी जीव का मतलब होता है वे जीव जो जिसमें तापमान को सहन करने की सीमा सीमित होती है।
या जिसको तापमान अधिक श्रृंखला वाले, जिसमें अधिक तापमान को सहन करने की सीमा सीमित होती है, ज़्यादा सहन तापमान नहीं कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं तनुतापी जीव बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण का होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो जिसमें क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर वह क्षेत्र या वह एरिया जिसके अंदर वह क्षेत्र या वह एरिया जिसके अंदर क्या होता है, समय के साथ में या उस क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि समय के साथ में परिवर्तन, चेंज देखने को मिलता है। समय के साथ में चेंजेस देखने को मिलता है, एडेप्टेशन ज़्यादा चेंज होते हैं उसमें, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के अंदर एडेप्टेशन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है, समय के साथ में होने वाला जो चेंजेस होता है जिस और वो अगर किसी और क्षेत्र के अंदर जाता है तो वो उस कंडीशन में अंदर ढल जाता है, उस कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, ढल जाता है, तो जिस कंडीशन उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। परागण तो पता ही है, पराग कणों का पुष्प के वर्ती का अगर परोसने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। द्वारा निषेचन में क्या होता है, द्वारा निषेचन के अंदर होता है कि वह निषेचन जिसके अंदर एक दो शुक्राणु सलित होते हैं, यानी कि एक साथ में कितने, दो शुक्राणु फ्यूज होते हैं, दो शुक्राणु सलित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके द्वारा निषेचन बोलते हैं। और दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, नावाचीन ने की थी। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोहरा निषेचन की खोज की थी, नावाचीन। बाकी दे रखा है पर निषेचन परागण, ये बाकी जो सवाल दे रखे हैं जिसके अंदर बिंदु उत्परिवर्तन से होने वाला रोग एक याद रखना है आपको, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SCA, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, SCA। लैक ओपेरन पढ़ा होगा, लैक यानी लैक्टोज ओपेरन ने मॉडल दिया था, लैक्टोज ओपेरन मॉडल याद रखना है आपको। लैक ओपेरन का चित्र जो बुक के अंदर दे रखा है, लैक ओपेरन का डायग्राम, जो इसमें जो होता है स्टार्टिंग होता है आपके ट्रांसजेनिक जीन होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लैक ओपेरन में याद रखनी है। स्थानांतरण में क्या होता है कि आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरए मतलब आरएनए बनाने की प्रोसेस होती है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, यानी कि एमआरएनए से अगर आपको प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो वो प्रोसेस क्या होता है आपके, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए जो प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन या स्थानांतरण कहलाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा होगा, अनुलेखन, अनुलेखन से ट्रांसलेशन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो ये वो किस में आता है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनाना, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो आपका पेपर था, तो देखिए ये जो पेपर था आपके 2023 का कक्षा 12th का पेपर था जिसका हमने सॉल्यूशन देखा है। तो उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं अगर और मिलते हैं अपने एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।